हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज हम कवर करेंगे टॉपिक सीआरआर एंड एसएलआर। सीआरआर मीन्स कैश रिजर्व रेशो एंड एसएलआर इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। ये दोनों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के टूल्स हैं टू कंट्रोल मनी सप्लाई इन आर इकोनॉमी। तो एट द टाइम ऑफ रिसेशन या इन्फ्लेशन होता है, तो टू कंट्रोल द मनी सप्लाई गवर्नमेंट नहीं, आरबीआई सेट करती है सीआरआर और एसएलआर की परसेंटेजेस को। तो आज हम बात करेंगे ये दोनों क्या होती हैं और इनसे क्या इम्पैक्ट पड़ता है इकोनॉमी। सो लेट्स गेट स्टार्ट। फर्स्टली हम बात करते हैं कि सीआरआर क्या होती है। सीआरआर मीन्स कैश रिजर्व रेशियो। इसको अगर हम डिफाइन करें तो CRR is the minimum percentage of bank's total deposit that are required to be held as cash reserve with the central bank. This helps maintain the stability of the banking system and ensures that banks have enough liquidity to meet customer withdrawals. अब अगर हम बात करें कि ये कॉन्सेप्ट क्यों आया है, इसका मतलब है आप हम लोग क्या करते हैं, हम अपनी इनकम को बैंक्स में सेव कर देते हैं, बैंक्स में डिपॉजिट कर देते हैं। तो अब बैंक इस पैसों का क्या करती है, वो इस पैसों को या तो लोन्स के फॉर्म में देती है टू स्मॉल बिजनेसमैन या किसी को भी जिनको फर्दर इन्वेस्टमेंट करनी है, तो वो लोन्स की फॉर्म में देती है और इन लोन्स के बदले उन्हें इंटरेस्ट मिलता है जो बैंक्स की इनकम होता है। ठीक है। अब बात आती है कि अगर कोई भी बैंक्स के ऊपर रेगुलेशन ना हो, तो इन ऑर्डर टू अर्न हायर इंटरेस्ट और इन ऑर्डर टू अर्न मोर प्रॉफिट, बैंक क्या करेगी, जो उसे जनरल पब्लिक से जो भी उन्हें डिपॉजिट मिलेंगे वो सारे के सारे उनका लोन्स दे देगी और उनसे इंटरेस्ट ले लेगी। बट इससे ये दिक्कत आती है, मान लो बैंक ने 100% अपने डिपॉजिट को लोन्स में दे दिया और बाद में अगर कोई भी लोन डिफॉल्ट हो गया, तो अब पैसे किसके खत्म होंगे, वो होंगे पब्लिक के। तो इस चीज को, इस सिनारियो में पब्लिक के पैसों को सेव करने के लिए आरबीआई सीआरआर का कॉन्सेप्ट लाई, कैश रिजर्व रेशो। इसके अंदर आरबीआई बोलती है कि बैंक को जो भी उनका डिपॉजिट होगा ना, पब्लिक से उन्हें जो भी डिपॉजिट मिलेगा, उसका एक मिनिमम परसेंटेज हर बैंक को आरबीआई के पास डिपॉजिट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बैंक को 10,000 रुपीज का डिपॉजिट आया है, मान लो मैं बैंक में गई हूँ और मैंने 10,000 का डिपॉजिट बैंक के पास किया है, तो बैंक ने अगर कैश रिजर्व रेशो 5% मान लो सेट करी है फॉर इंस्टेंस, तो मेरे बैंक को 10,000 का 5% मीन्स ₹500 एज अ डिपॉजिट आरबीआई के पास रखने पड़ेंगे। तो वही सीआरआर है। सीआरआर है मिनिमम परसेंटेज ऑफ अ बैंक टोटल डिपॉजिट। बैंक के जो टोटल डिपॉजिट है उनका एक मिनिमम परसेंटेज जो सेट कौन करेगा, आरबीआई सेट करती है इंडिया में। तो वो हर बैंक को रिक्वायर्ड है कि वो रखेगी एज कैश रिजर्व, कैश की फॉर्म में ही रखेगी, लेकिन किसके पास रखेगी, सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई के पास वो कैश की फॉर्म में जमा करवाएगी। इससे क्या होगा, इससे मेंटेन रहेगी स्टेबिलिटी ऑफ द बैंकिंग सिस्टम, कि बैंकिंग सिस्टम या बैंक के पास एक लिमिट रहेगी कि वो लोन्स अपने सारे डिपॉजिट को लोन में ना कन्वर्ट कर दे, तो कुछ ना कुछ अमाउंट आरबीआई के पास भी रहे, जिससे बैंक के पास इनफ लिक्विडिटी रहे टू मीट कस्टमर विड्रॉल्स। अब क्या करते हैं, मान लो हमने पैसे जमा करवा दिए 10,000, जरूरी थोड़ी है, कई बार हो सकता है कि 10,000 में डिपॉजिट कर रही हूँ मैं, 1 साल तक अपना विड्रॉ करने ही नहीं जा रही, और कई बार इमरजेंसी है तो मैं 10,000 मैंने आज डिपॉजिट करे, हो सकता है मैं 1 वीक के बाद ही लेने चली जाऊं वापस। तो इस केस में अगर बैंक
कुछ भी पैसे अपने पास नहीं रखेगी या कैश की फॉर्म में नहीं रखेगी तो वो मेरे को कहाँ से दे देगी, वो तो लोन में स्पेंड कर देगी। तो इस रिस्क से भी बचाने के लिए कैश रिजर्व रेशो बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि मान लो कोई भी कस्टमर अपने पैसे का कुछ पोर्शन निकालने आता है तो बैंक्स उन्हें मना नहीं कर सकती और उनके पास इतना पैसा होता है कि वो इनके डिपॉजिट को वापस दे सके। आपको ये पता होना चाहिए बैंक्स हमेशा कुछ परसेंटेज पूरे डिपॉजिट का इन द फॉर्म ऑफ कैश रखती है आरबीआई के पास। क्यों? इन केस कोई भी पर्सन इमरजेंसी या किसी भी रीजन से आए बैंक में पैसे निकालने तो उस टाइम पे बैंक उनको पैसा दे पाए, तो उसे ही कहा जाता है कैश रिजर्व रेशो। वो कैश जो एज अ रिजर्व रखा जाता है बाय एवरी बैंक इन द आरबीआई या विद द आरबीआई। ठीक है, अब है इंपॉर्टेंस क्या है सीआरआर की, कैश रिजर्व रेशो की मॉनेटरी पॉलिसी में क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले आती है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है। अब आप देखो, अगर मैंने 10,000 रुपीज बैंक के पास रखे तो बैंक सीआरआर देखेगी, अगर उसको सेट है मान लो 5%, तो वो क्या करेगी, ₹500 तो वो आरबीआई के पास रख देगी और जो बाकी 9500 बचा वो उसको लोन की फॉर्म में दे देगी। तो लोन देगी तो मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो और अगर आरबीआई ने सीआरआर 5% से 10% रख दिया तो वो 10,000 बैंक के पास रखेगी, आरबीआई के पास रखेगी और जो रिमेनिंग 9,000 है उसको लोन देगी। तो इस तरह से क्योंकि बैंक पब्लिक को लोन देती है तो वो अफेक्ट करती है मनी सप्लाई को। अगर मनी सप्लाई ज्यादा इंक्रीज हुई तो इन्फ्लेशन आ सकता है। ठीक है, तो सीआरआर एक इंपॉर्टेंट की टूल मानी जाती है जो सेंट्रल बैंक यूज करती है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। वो कैसे? बाय इन्फ्लुएंसिंग द मनी सप्लाई, क्योंकि सीआरआर इज लिंक्ड विद द मनी सप्लाई इन आवर इकोनॉमी। तो अगर आरबीआई को मनी सप्लाई को कम करना है, वो चाहती है कि लोगों के पास पैसा कम हो, तो वो क्या करेगी, वो सीआरआर को बढ़ा देगी। जिससे क्या होगा, बैंक को अब अपना ज्यादा परसेंटेज आरबीआई के पास रखना पड़ेगा। मींस लेंडिंग अमाउंट उसके पास कम हो गया तो वो कम लेंड करेगी, पैसा कम होगा मार्केट में। दूसरी चीज आती है लिक्विडिटी मैनेजमेंट। अब ये भी फायदा है कि जब बैंक कुछ अमाउंट आरबीआई के पास रखते हैं तो उससे लिक्विडिटी की मैनेजमेंट हो सकती है, हो जाती है कि अगर कोई भी पर्सन अपना पैसे मांगने आता है तो उसमें हम दे सकते हैं, इतनी लिक्विडिटी हमारे पास होती है। तो सीआरआर हेल्प करती है सेंट्रल बैंक को कि वो ओवरऑल लिक्विडिटी को मैनेज कर पाए इन द बैंकिंग सिस्टम, ensuring that banks have enough cash in hand, कि उनके पास इनफ कैश होगा। क्यों होगा? क्योंकि सीआरआर सेट है तो उनके पास कैश मिलेगा ही मिलेगा। थर्ड आती है स्टेबलाइजिंग इंटरेस्ट रेट। अब एक चीज है कि बैंक के पास जितना ज्यादा लोन का अमाउंट होगा वो क्या करेगी, कम इंटरेस्ट भी चार्ज कर सकती है। लेकिन अगर मान लो आरबीआई है, आरबीआई ने पहले था कि आपको 5% सीआरआर रखनी है, तो बैंक्स के पास 9500 थे लोन देने के लिए, तो उनसे वो प्रॉफिट अर्न करेगी इंटरेस्ट की फॉर्म में। अब आरबीआई ने 10% कह दिया सीआरआर है, तो अब बैंक्स को क्या करना पड़ रहा है, 1,000 रुपए कैश में ही रखने पड़ रहे हैं आरबीआई के पास। तो उनके पास अब जो लेंडिंग अमाउंट है वो सिर्फ 9,000 रुपए रह गया। अब वो क्या करेगी, इस 9,000 को ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे देगी इन्वेस्टर्स को। क्यों? क्योंकि हमारे पास पैसे ही बैंक के पास कम है, उसको बढ़ाने हैं अपने पैसे, तो वो क्या करेगी, इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देगी। तो ये जो है ना सीआरआर, ये मार्केट के इंटरेस्ट रेट को भी अफेक्ट करता है। तो एडजस्टमेंट इन सीआरआर कैन अफेक्ट इंटरेस्ट रेट। वो कैसे? अगर बैंक्स के पास ज्यादा पैसा है तो वो कम इंटरेस्ट रेट पे दे देगी, लेकिन अगर सीआरआर बढ़ा दिया तो मतलब बैंक के पास भी पैसों की कमी आ गई।
अब वो कम पैसे लेंड कर सकती है, तो अब कम पैसों में वो ज्यादा कैसे कमाएगी, वो इंटरेस्ट रेट जो लोन पे वो इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगी वो बढ़ा देगी। तो इसीलिए ये एक इसलिए भी क्रूशियल माना जाता है क्योंकि ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाता है। आई होप ये क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं हम। एसएलआर क्या होता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। So SLR is the minimum percentage of bank total deposit required to be held in the form of liquid asset जैसे cash, gold, government securities. This help ensure that the bank have sufficient liquidity to meet their obligation. जैसे ही हमने CRR पढ़ा है ना, इसमें क्या होता है, इसमें बैंक्स अपना पैसा कुछ परसेंटेज आरबीआई के पास डिपॉजिट करवाती है। एसएलआर में क्या होता है, ये भी आरबीआई ही सेट करती है। इसमें क्या होता है, इसमें हर बैंक को इतना परसेंटेज, कुछ एक सर्टेन परसेंटेज अपने खुद के पास इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट्स की फॉर्म में रखना पड़ता है। चाहे वो कैश रखे, चाहे वो गोल्ड रखे या इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रखे, ये बैंक के ऊपर ऑप्शन है कि वो कैसे रखना चाहती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आरबीआई ने 5% सीआरआर है, तो मतलब बैंक के पास कितना भी पैसा है उनका 5% वो आरबीआई के पास इन द फॉर्म ऑफ कैश डिपॉजिट करवा देंगे। और अगर एसएलआर आरबीआई ने फिक्स करा 18%, तो इसका मतलब है पूरे डिपॉजिट का 18% जो है ना, वो बैंक अपने पास इन लिक्विड एसेट्स की फॉर्म में रखेगी, चाहे वो कैश में रखे, चाहे वो गोल्ड की फॉर्म में रखे या कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीद ले, ये अप टू बैंक। तो इससे भी यही हेल्प मिलती है कि कोई भी पर्सन, कोई भी डिपॉजिटर अपने पैसे लेने आता है तो बैंक्स ऑनर कर पाते हैं अपने डिपॉजिटर्स को, यानी कि उनको पैसा दे पाते हैं। अगर लिक्विड में होंगे जब तो दे पाएंगे ना। अगर मान लो सबको लेंडिंग में दे दिया, सबको लोन की फॉर्म में बैंक ने दे दिया, तो अगर हम अपने पैसे मांगने जाएंगे तो बैंक कहां से देगी। तो टू कीप एसेट्स लिक्विड और इन द फॉर्म ऑफ कैश, आरबीआई ने सीआरआर और एसएलआर बना रखे हैं कि जिससे बैंक के पास लिक्विड एसेट्स रहें, जो वो कभी भी इन केस ऑफ इमरजेंसी या कुछ भी हो, कभी भी डिपॉजिटर्स को रिक्वायरमेंट हो तो बैंक उनको उनका पैसा दे सके। आगे बात आती है इंपॉर्टेंस क्या है, तो लिक्विडिटी की प्रोटेक्शन रहती है। तो एसएलआर इंश्योर करता है कि बैंक के पास एक बफर हो लिक्विड एसेट्स का। क्यों हो, जिससे अनएक्सपेक्टेड विड्रॉल्स, अब पब्लिक कभी भी आ सकती है, ये थोड़ी है कि हम कह देंगे कि अभी हमारे पास नहीं है, 1 महीने बाद आना, ऐसे तो नहीं कह सकते क्योंकि हम पब्लिक ने ही अपना पैसा डिपॉजिट कर रखा है। तो इसमें लिक्विड एसेट्स का ये फायदा हो जाता है कि अनएक्सपेक्टेड जब पे विड्रॉल्स होते हैं या कोई फाइनेंशियल शॉक आ जाता है तो उसमें ओवरऑल स्टेबिलिटी रहती है। क्यों, क्योंकि बैंक्स इस लायक हैं कि वो अगर कोई भी सिचुएशन वर्स होती है या ज्यादा लोग अपने पैसे निकालने आ जाएं तो बैंक उनको उनका पैसा दे सकती है। अगर उनके पास लिक्विड एसेट्स होंगे तभी तो देगी, तो इसलिए फोर्स करते हैं कि लिक्विड में रखो। फंडिंग गवर्नमेंट, अब एसएलआर के अंदर बैंक्स को लिक्विड एसेट्स में रखना है। अब वो कैश भी रख सकती है, वो गोल्ड भी रख सकती है और वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी खरीद सकती है। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटी अगर वो खरीदेगी तो इससे क्या होगा, गवर्नमेंट को फंडिंग मिलेगी, तो ये उससे भी हेल्प करता है कि रिक्वायरमेंट टू होल्ड द गवर्नमेंट सिक्योरिटी एज पार्ट ऑफ एसएलआर हेल्प करता है गवर्नमेंट को कि अपने प्रोजेक्ट्स में, अपने ऑपरेशन में उनको भी पैसा बैंक से मिल जाता है। रिस्क मिटिगेशन, एसएलआर हेल्प करती है रिस्क को कम करने में। किसमें, इन द केस ऑफ बैंक रन्स। बैंक रन्स जब होता है जब सारी पब्लिक बैंक के पास पहुंच जाती है कि हमारा पैसा दे दो, हमारा पैसा दे दो। क्यों, क्योंकि पब्लिक का जो ट्रस्ट होता है बैंक से वो उठ जाता है। तो इस केस में क्या होता है, दिक्कत आ जाती है। अगर किसी भी डिपॉजिटर का पैसा बैंक मना कर देना कि मैं नहीं दे रही, तो उससे पब्लिक को लगता है कि अरे ये तो बैंक डूबने वाला है, कभी हमारे पैसे ना डूब जाए, तो सारी पब्लिक निकालने आ जाती है अपने पैसे और उससे सिचुएशन आती है बैंक रन की, और जिसे हम कहते हैं कि बैंक इंसॉल्वेंट हो जाता है। कि क्यों, क्योंकि उन्होंने, बैंक ने अपने पैसे कहीं प्रॉपर्टीज में,
कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखी है, कहीं लोन पे दे रखे हैं, तो उनको एकदम वो रिकवर नहीं कर पाते। तो इसीलिए इस रिस्क को मिटिगेट करता है एसएलआर। क्यों? क्योंकि एसएलआर फोर्स करता है बैंक को कि वो लिक्विड एसेट में अपना पैसे को रखे, जिससे ये जो रिस्क होता है ना, ये थोड़ा सा कम हो जाता है। ठीक है, क्योंकि बैंक को रिक्वायर्ड है कि उन्हें मिनिमम लेवल ऑफ लिक्विड एसेट रखना ही रखना है, तो बैंक रन की जो रिस्क होती है वो भी इससे कम हो जाती है। आगे चलते हैं, सीआरआर और एसएलआर का इम्पैक्ट क्या पड़ता है। इनका इंटरेस्ट रेट पे इम्पैक्ट पड़ता है कि जब भी आरबीआई एसएलआर और सीआरआर को बढ़ा दे, तो इसका मतलब है बैंक को ज्यादा डिपॉजिट आरबीआई के पास भी रखना पड़ेगा और अपने खुद के पास भी इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट रखना पड़ेगा। तो अब उनके पास लोन देने के लिए कम अमाउंट रह जाता है, तो वो क्या करेंगे, इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देती है। और वाइसा वर्सा, अगर आरबीआई ने सीआरआर और एसएलआर रेट को कम कर दिया, अब वो कम पैसे उनको आरबीआई के पास भी कम पैसे रखने पड़ रहे हैं और अपने खुद के पास इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट भी कम रखने पड़ रहे हैं, तो मतलब उनके पास लोन के लिए ज्यादा अमाउंट अवेलेबल है, तो क्या करेंगे, वो इंटरेस्ट रेट को कम कर देंगे। तो इस तरह से इंटरेस्ट रेट को हम कंट्रोल करते हैं। फिर आता मनी सप्लाई। अब सीआरआर और एसएलआर चेंज होगी तो उससे ओवरऑल मनी सप्लाई चेंज होगी। वही मैंने आपको बताया, अगर सीआरआर और एसएलआर इंक्रीज हो जाता है, मीन ज्यादा पैसा बैंक को अपने पास रखना पड़ रहा है, तो वो लोन कम दे पा रही है, तो मतलब मनी सप्लाई कम हो जाएगा। और इसी का उल्टा, अगर सीआरआर कम हो जाता है, एसएलआर भी कम है, अब बैंकों को अपने पास कम रखना है, तो वो लोन ज्यादा देगी, तो मनी सप्लाई बढ़ जाए। तो देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन सीआरआर एंड मनी सप्लाई एंड एसएलआर एंड मनी सप्लाई। बैंक की लेंडिंग, तो जब भी सीआरआर और एसएलआर में कोई भी चेंज होते हैं, तो उससे बैंक की एबिलिटी जो वो लेंड करती है वो भी इम्पैक्ट होती है। ज्यादा अपने पास रखना पड़ेगा, अगर ये दोनों रेशो ज्यादा है तो बैंक को अपने पास ज्यादा रखना पड़ेगा, तो वो लेंडिंग कम करेगी एंड वाइस वर्सा। चौथी आती है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। सीआरआर और एसएलआर क्रूशियल लीवर्स हैं फॉर मेंटेनिंग ओवरऑल स्टेबिलिटी। फाइनेंशियल सिस्टम में स्टेबिलिटी लाने के लिए, मतलब इकोनॉमी में उतना ही पैसा हम डालें जितना रिक्वायर्ड है, उसके लिए सीआरआर और एसएलआर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। क्योंकि एक्सेस लोन दे दिया बैंक ने तो इन्फ्लेशन आ सकता है, और नहीं दिया तो रिसेशन भी आ सकता है, तो उसको हेल्प करती है स्टेबिलिटी लाने में। अब आप लोगों के लिए मैंने आपको बता दिया सीआरआर एसएलआर क्या होता है। अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, आप लोग दिमाग लगाएं और मेरे को आंसर बताएं कमेंट सेक्शन में कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द रिलेशनशिप बिटवीन, अगर मैं कहूं सीआरआर एसएलआर और इन्फ्लेशन रेट में क्या रिलेशनशिप है। क्या हायर करने से सीआरआर एसएलआर को हमारी इन्फ्लेशन कम होती है, या सीआरआर एसएलआर बढ़ने से इन्फ्लेशन रेट बढ़ जाती है, या सीआरआर एसएलआर का कोई भी इंपैक्ट नहीं होता है, या फोर्थ ऑप्शन लोअर करने से एक डायरेक्ट मेजर होता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। तो इन चारों में से करेक्ट ऑप्शन क्या है, ये आपकी नॉलेज को टेस्ट करेगा। तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि सीआरआर एसएलआर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं बैंकिंग रेगुलेशन में, और ये मॉनेटरी पॉलिसी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए बहुत एसेंशियल है। और ये रेट्स कौन डिटरमाइन करता है, आरबीआई डिटरमाइन करता है। So that's it for today, and I hope you like the content. And if you like the video, please like, share and subscribe to my channel, and don't forget to answer the question that I asked in my previous slide. So have a great day. Bye bye.